कहते ने जी वाओ बिल्लो तेरे पर की कोई धरती ते होर है नहीं सच्ची पूरे वर्ल्ड च ब्यूटी दा कोई तोड़ है नहीं सोहनी है नहीं जिन्नी तेरी बॉडी विच लचके नहीं सच्ची ओने दुनिया ते मैप उत्ते मोड़ है नहीं जरा हौली हौली लक नू हिलाओ तुसी तरस ता मुंडियां ते खाओ नीले नैना दा ना जुल्म कमाओ अग पड़ के जी अग दी ना लाओ सुरमाया कच जद पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ बण मोरनी जी जिद्दर नु जाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ नेड़े टालियां ने अखां दी पटालियां ने ताड़ ताड़ दिलाए उत्ते कर कच जही मूर्ति तू इन्नी खूबसूरत कि सारी दुनिया ही कुड़े सड़दी गल पट्टे वाले तो तू कोका लैन गई नी 3 लाख खर्च के 10 गुच्ची लई नी इस टॉप टॉप दियां मॉडलां ने कर ली पर तेरा तोड़ तर करने कोई है ही नहीं बड़ा जच्चू सूट रैड तसवाओ लाके घुंगरू पंजाबी जुत्ती पाओ खुला साडे उत्ते हुक्म चलाओ दिल नाल दिल ता मचाओ सुरमाया कच जद पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ बण मोरनी जी जिद्दर नु जाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ चलो भाई हो गया गाना, ठीक है, हो गया नाच गाना। चलो 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 शुरू, रेडी आखिरी क्लास के लिए। आज तो रेडी हो गए ना कि भैया बस आज ये जो हमारे दुश्मन हैं जिनका नाम अंजलि शर्मा है, आज इनकी आखिरी क्लास है, ठीक है ना। खुश तो बहुत हो गए तुम। हेलो 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 हेलो। आज कैमरा बहुत दूर है, बहुत दूर है, 1 सेकंड थामना। I am so sad because this will our last class. झूठ बोल रहे हो ना, दुखी तो तुम नहीं हो बेटा, दुखी तो तुम नहीं हो, दुखी तो तुम बिल्कुल नहीं हो। चलो जी, चलो ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें ये करना है कि आज हमें सबसे पहले एनसीईआरटी के बचे खुचे क्वेश्चंस देखने हैं। 4 मैंने कल तुम्हें प्रोवाइड करा दिए थे, ओके। अब बाकी के, हालांकि मैंने यहाँ पर तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिया है, सब कुछ सॉल्व करके दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं ताकि तुम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं तुम्हें 12 में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चन करवा देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 1 शॉट प्लस तुम्हारे जो डाउट्स की लिस्ट है वो यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर पता है आज की क्लास में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है। आज की क्लास का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो तुम्हें हर क्लास में अलग अलग वर्टिकल नोट्स मिलते थे, अगर तुम चाहो, जो आलसी हैं जिन्होंने अभी तक वर्टिकल नोट्स नहीं बनाए थे, तो आज की क्लास में मैंने उन सबको 1 शॉट में पूरा मिला दिया है। हालांकि यहाँ थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो ये वाली स्लाइड्स भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हमारे 5th नंबर के क्वेश्चन से जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। तो हम पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मुश्किल से 20 से 25 मिनट देंगे और उसके बाद पूरा हम 1 शॉट प्लस जो तुम्हारे डाउट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को परेशान किया, तो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं क्लास लंबी खींच दूंगी, फिर तुम रोते रहोगे। तो इट्स योर क्या गलती, इट्स योर मिस्टेक, ठीक है ना, तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। चलो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज, आज मैं तुम लोगों को छुट्टी सुर नहीं बुलाऊंगी क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो तुम लोग आज मेरे लिए क्या हो, तुम लोग आज मेरे लिए क्या बताऊं मैं, तुम लोग के लिए ना छुट्टी सुरी निकलता है, तुम लोग लायक ही नहीं हो कुछ अच्छा सुनने के। तुम लोग को मैं बुलाती हूँ चटपटे बच्चे, ठीक है ना। तो तुम्हारा नाम आज से मैं चटपटे बच्चे रख देती हूँ, ठीक है ना, चटपटे बच्चे। तुम लोग बहुत मस्तीखोर भी हो, लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्वीट से भी हैं, प्यारे से भी हैं, तो तुम्हारा नाम मैं चटपटे बच्चे रख देती हूँ, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है रेनू और एक का नाम है रोहित, ठीक है, रेनू और रोहित। अब क्या हुआ, इन दोनों का क्या चल रहा है, इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है ना। इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है किस टॉपिक पर, प्लास्टिड टॉपिक पर। पढ़ाकू बच्चे हैं भाई साहब, गौर फरमाइएगा, पढ़ाकू बच्चे हैं, प्लास्टिड के ऊपर इनका डिस्कशन चल रहा है।
अब रेनू ने बोला, रेनू मैडम ने ज्यादा पढ़ा लिखा है, रेनू मैडम ने बोला देखो भैया ऐसा है, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, चाहे वो रूट्स हो, उनमें प्लास्टिड होता है। लेकिन रोहित उसकी बात से एग्री नहीं किया। रोहित ने बोला ना भैया ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूं। और उसने ये कहा कि प्लास्टिड्स प्लांट रूट्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, एंड उनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तुम्हारे अकॉर्डिंग रेनू सही है या फिर रोहित सही है? रेनू ये बोल रही है कि देखो रोहित भाई साहब, रोहित को तो उसी बात पे बुरा लग गया कि भाई साहब बोल दिया मुझे, लेकिन रेनू ने ये कहा कि अगर मैडम जी ने हमको पढ़ाया था कि प्लास्टिड जो रहता है वो प्लांट्स में होता है तो रूट में भी होना चाहिए, लेकिन उसको बुरा लग गया, उसको भाई साहब बोल दिया, तो उसने उसकी स्टेटमेंट से अग्री नहीं किया। उसने बोला देखिए मैडम जी ऐसा है, भैया भैया होंगे आपके घर पे, लेकिन प्लास्टिड रूट्स में नहीं होता। तो चटपटे बच्चों तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, प्लास्टिड रेनू सही है या फिर रोहित सही है? भाई टीम ही बट गई है यहाँ पे, कुछ बोल रहे हैं रेनू, कुछ बोल रहे हैं रोहित। सोच लो, सोच समझ के आंसर दो। प्लास्टिड का काम क्या था वो याद रखो, प्लास्टिड का काम क्या था वो याद रखो। प्लास्टिड कोई एक काम करता है क्या? प्लास्टिड तो 3 काम कर रहा था, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तक मत रुक जाना, ल्यूकोप्लास्ट कुछ स्टार्च वगैरह स्टोर कर रहा था, कुछ ऑयल वगैरह स्टोर कर रहा था। अभी भी बहुत सारे बच्चे रेनू का क्या कर रहे हैं? हाँ, रेनू का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात तो रोहित यहाँ पर गलत था। रोहित ना क्या था ना, रोहित को आधा ज्ञान था। वो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, सुना है कभी? लाली मैम से हिंदी पढ़ना शुरू करी है? मैं तो कह रही हूँ तुम लोग सारी चीजें मुझसे पढ़ लो, ठीक है ना। टाइम पास कर दूंगी तुम्हारा। टाइम पास करने आए हैं? टाइम पास करने आए, पढ़ाई करने, चुपचाप पढ़ाई कराओ, ठीक है करा देती हूँ। देखो भैया, रेनू ने ये बोला कि प्लास्टिड सब जगह होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रेनू ने हर चीज अच्छे से पढ़ी थी। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो भैया प्लास्टिड का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता है। वो भाई साहब बोलने लायक ही लड़का था, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, रेनू के साथ बातें करनी है। तो फिर रेनू ने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि बेटा कल से पढ़ लिख के आना, फिर ही मेरे से बात करना। यहाँ पर रेनू सही थी, क्योंकि प्लास्टिड सारे पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, फर्क नहीं पड़ता उसे, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? कि भैया तुम रूट्स में हो, तुम कहीं भी हो, मैं हर जगह प्रेजेंट रहता हूं। अब रोहित को क्या लगा? रोहित को ये लगा कि भैया प्लास्टिड रूट्स में नहीं होता, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करी जाती, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि प्लास्टिड का मतलब तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है ना। रोहित भाई, कल की अगर क्लास अटेंड कर ली होती तो आज तेरा भला हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को, और ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। भले ही रूट्स अंडरग्राउंड है, भले ही वो सनलाइट रिसीव नहीं कर रही, लेकिन उनमें हमेशा क्लोरोप्लास्ट रहेगा ही रहेगा, और उनमें होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। आलू क्या कर रहा था? आलू के अंदर स्टार्च था, तो इसके अंदर भी क्या है? स्टार्च है। इसीलिए यहाँ पर रेनू सही है। लड़की जीत गई। लड़कों क्या कर रहे हो? लड़कियां जीत रही हैं, कुछ करो, ठीक है ना। जय औरत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है भैया। प्लांट सेल के 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, हम समझ गए, हमने कल ही पढ़ा था। ओके फाइन, चलो डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये दोनों ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज सिमिलर है एक दूसरे से। सिमिलर है वो तो अच्छी बात है, पर ये भी बताओ कि डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। यानी कि एक ही सवाल में आपने हमसे 2 चीजें पूछ ली हैं। यहां पर हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, आपने हमसे 2 चीजें पूछ ली है। कोई बात नहीं, हम दोनों चीजों के जवाब देंगे, ध्यान से देखना कैसे, ठीक है। समझो, माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट की पहले हम सिमिलैरिटी बताएंगे। तो पहले हम पहला कीवर्ड कवर करेंगे। पहला क्या है, मैंने बताया था दोनों में डबल मेम्ब्रेन होती है। पिंगू के पास, पिंगू कहां गया, एक सेकेंड गाइस। हाँ, अगर मैं तुमको पिंगू दिखाऊं और मैं कहूं कि पिंगू के पास कितनी मेम्ब्रेन है, तुम कहोगे सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज मैंने कल क्या बताई थी कि भाई साहब ऐसा है कि उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। वो अपनी थाली खुद लेकर चलते कि भैया हम अपना ही खाना पका लेंगे, खुद खा लेंगे, यानी कि उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। वेरी गुड, हमको ये भी समझ में आ गया। और दोनों ही एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। ये तो हमने उनकी सिमिलैरिटी बता दी कि भैया हम दोनों में प्यार इसलिए है क्योंकि हम दोनों इसलिए सिमिलर है। पर तुम दोनों में लड़ाई क्यों होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए, क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से। लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्लोरोफिल होता है? नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता एंड ये रिलीज करता है एनर्जी फूड थ्रू रेस्पिरेशन। यहां पर क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। यह हमने कल पढ़ा था। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन प्लांट सेल में पाया जाता है, वहीं माइटोकॉन्ड्रिया चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों सेल्स में पाया जाता है। क्या हमने यहां पर हर चीज कवर कर ली? बिल्कुल हर चीज कवर कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि जोड़े बनाए गए हैं, यहाँ पे जोड़े बनाए गए हैं। तुमने वो जोक सुना है कि मुझे जोड़े का दर्द है। क्यों भाई साहब, आपकी उम्र हो गई है क्या जो आपको जोड़े का दर्द है? नहीं, वो जो जोड़े जा रहे होते हैं ना जब वैलेंटाइंस डे के दिन या फिर कभी, तो मुझे उनको देख के दिल में दर्द होता है। मुझे जोक बहुत पसंद है क्योंकि मैं फील कर पाती हूँ। आई डोंट लाइक कपल्स। वो अगर कुछ कर रहे हो तो मैं जाके बस कुछ भी मुंह बना के आ जाती हूँ। ठीक है ना? तो चलो, बहुत गंदा था आई नो, लेकिन जोड़े का दर्द यार अच्छा जोक है यार, मजा आती है। तुम लोग हंसा करो यार, जज मत किया करो कि है किसी बात पे हंसती है। अरे हंसना चाहिए भाई, हंसने से ग्लो बढ़ता है। ठीक है, चलो अब तुम लोग ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स डीएनए। इन दोनों में से ये जो जोड़े बने हुए हैं, तो वो कौन सा एक जोड़ा है जिसमें डीएनए होता है? ओ भाई, रोहित रेणु से बाहर आओ बेटा। रोहित रेणु तो कब के निकल गए, रोहित का दिल भी टूट गया। यहां बताओ कौन सा सही होगा 4 ऑप्शन में से? वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। कल ही पढ़ाया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए लेकर चल रहा होता है और न्यूक्लियस लेकर चल रहा होता है। तो न्यूक्लियस है तो डीएनए तो हो गई भैया। तो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए तो इसके पास भी अपना डीएनए होता है। और बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट थे? क्योंकि राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता, गोल्जी बॉडीज में डीएनए नहीं होता, लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं होता। इतना तो हमको पता है। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं कहूंगी कि आखिरी क्वेश्चन में करा रही हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसके बाद 8 और बचे। कल 4 करवा दिए, आज के 4 हो गए, बाकी के 4 के मैंने पूरे सॉल्यूशंस दे दिए और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में दिए हैं। तो वो प्लीज एक बार पहले खुद से करके देखना, अपना पूरा दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना एंड देन जो मैंने आंसर प्रोवाइड किया है उससे चेक कर लेना। ठीक है, स्पून फीडिंग मत करवाओ यार, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, एक रिसर्चर है। इस रिसर्चर का नाम रखेंगे हम कम्बख्त। क्या रखेंगे? कम्बख्त। मैम कम्बख्त तो हमारा नाम होना चाहिए। नहीं, कम्बख्त इस रिसर्चर का नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने रिसर्च करी और हमारा एक क्वेश्चन बढ़ा दिया। तो एक कम्बख्त नाम का इंसान है, उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जिसमें उसने 2
जिसमें उसने 2 गाजर ली, गाजर, ओके, कैरेट्स ली, सिमिलर साइज की, वेरी गुड, सिमिलर साइज की ली। अब उसने क्या किया, अरे ये तो लड़की है, अरे भाई साहब ये तो लड़की है, मुझे लगता है ये रेनू ही होगी। रेनू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है जब से रोहित से जीती है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने एक गाजर को प्लेन वाटर में रख दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, और दूसरे गाजर को उसने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रख दिया, यानी कि नमकीन पानी में रख दिया, वेरी गुड, बहुत फोकट हो तुम, चलो कोई बात नहीं। और 24 घंटे बाद उसने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। मतलब मैडम फ्री बैठी है तो कुछ भी करेंगी, कुछ भी करेंगी। तो मैडम ने क्या किया, 2 गाजर ली सेम साइज की, एक को प्लेन पानी में डाल दिया और एक को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिया। कुछ याद आ रहा है, कुछ हमने ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखा था, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ऑस्मोसिस, कुछ वैसा लग रहा है ना, कुछ वैसा लग रहा है ना, वही लग रहा है मुझे तो। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उसने मुझसे ये बोला है कि वो कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहती है, कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहती है। वो ये करना चाहती है, मैडम जी फ्री थी तो वो ये देखना चाह रही थी कि भैया गाजर में पानी भरता है कि नहीं भरता है। सो जाती, नहीं सोएंगे क्यों, हमको तो चुल मची हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये चेक करना था कि वाटर जो है वो पानी के वाटर जो है, वाटर पानी के अंदर जाएगा, वेरी गुड अंजलि शर्मा, वाटर जो है वो गाजर के अंदर जाएगा या फिर गाजर से बाहर आएगा। किसका इस्तेमाल करके, ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके, उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करके। मैंने बताया था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में सब बराबर था, अंदर भी बराबर बाहर भी बराबर। हाइपोटोनिक में मैं फूल गई थी, हिप्पो बन गई थी, और हाइपरटोनिक में क्या हुआ था, एकदम सिकुड़ गई थी, एकदम गायब सी हो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर का पानी निकल चुका था और वहां पर पानी अंदर आ चुका था। सेम विथ यू, अगर मैं तुमको पानी में डालूंगी तुम्हारे अंदर का भी पानी निकल जाएगा, अगर क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। और अगर मैं तुमको पानी में डालूंगी तो तुम हिप्पो भी बन सकते हो, क्योंकि तुम क्या हो जाओगे, पानी को पी लोगे, तुम्हारे अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है। तो बस सेम यहां पर वही चीज हो रही है। फाइन, चलो अब इसने हमसे सवाल किया है, हमसे सवाल किया है कि आप इनको क्या सजेशन देंगे। सजेशन हमसे मांग रहा है जिसको खुद नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, फ्री में तो ज्ञान सब बांट लेते हैं, ठीक है ना। 2 कौड़ी के टीचर्स फ्री में ज्ञान ही तो बांटते हैं। रिलेट किया, न्यूज देख रहे हो, ठीक है ना। अंजना वर्सेस अंजलि, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमको स्कम्बक रेनू को ये बताना है कि भैया हम तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती है, वो मेजर कर सकती है, क्या वो रिकॉर्ड कर सकती है, क्या वेट या फिर साइज, दोनों कैरेट्स का बिफोर एंड आफ्टर 24 आवर्स। यानी कि सबसे पहले वो क्या कर सकती है, वो दोनों गाजरों को लेगी, उनका वेट करेगी एंड वेट करने के बाद उनको पानी में डालेगी एंड 24 घंटे बाद जब वो उनको निकालेगी तो फिर से वेट करेगी। तो उसको समझ में आएगा कि कौन सी गाजर हल्की हो गई है या फिर कौन सी गाजर का सेम वेट है या फिर कौन सी गाजर फूल गई है। वो सारी चीजों से वो क्या कर सकती है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेट कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, Why does the carrot in plain water, ये जो प्लेन वाटर वाली गाजर है, ठीक है, ये क्रंची है। ओ माय गॉड, क्रंची है, कहीं ये मंच तो नहीं, ये क्रंची है। लेकिन जो गाजर हमने सॉल्ट सोल्यूशन में डाली वो लिम्प हो गई, वो रबड़ी हो गई। रबड़ी मतलब रबरी हो गई, रबरी मतलब ऐसे रबर जैसी हो गई, क्योंकि वो सूख गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल का जवाब हमको देना है। और इसका रिलेशन है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से। अगर आपने वो चीज अच्छे से समझी होगी तो आप इसका जवाब दे पाओगे। प्लेन वाटर में क्या हुआ, प्लेन वाटर में वाटर एंटर्स द कैरेट सेल्स। वाटर ने क्या किया, कैरेट सेल्स के अंदर घुस गया ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके एंड वो फर्म हो गई, इसीलिए वो स्टिफ हो गई और वो क्रंची हो गई।
और अच्छी होगी और क्रंची हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूं तो वाटर वहां पे ज्यादा से कम के पास जाएगा। यहां पर बाहर नमक ज्यादा है पर पानी कम है, और गाजर के अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी कैसे मूव करता है? ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। डांस मूव पता था मैंने, ज्यादा से कम की तरफ। तो पानी क्या करेगा? यहां से बाहर निकल के गाजर से बाहर निकल के और बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो गाजर का पानी जब निकलेगा तो बेचारी सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पर हमको समझ में आया कि उसने अपना पानी लूज कर दिया। इसीलिए कैरेट क्या हो गई? लिम्प हो गई या फिर रबरी हो गई, ठीक है। चलिए ओके, हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। इसमें तुम लोग को बताना है कि बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। प्लीज इसको एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो इस टेबल को देख लेना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो आप प्लीज इनको भी देखते हुए चलना। फाइन, चलो अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, गाजर वाले की तरह आलू वाला भी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करके इसमें दिया है, उससे ही रिलेट करके सॉल्व करना, जैसे अभी हमने गाजर वाला सॉल्व किया था, ठीक है ना। इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे हैं, आप उन चारों क्वेश्चन को अच्छे से पहले खुद से सॉल्व करना, देन अपने आंसर्स को चेक करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है एक पेयर को जो कि इनकरेक्टली मैच कर रहा है अपने फंक्शन के साथ। ये तो बहुत इजी है भैया। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या? करता है क्या? करता है, ऑफ कोर्स करता है। मुंह क्या बना रही हो? करता है, बिल्कुल, तो भैया करता है। लाइसोसोम फॉरेन एजेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है क्या? क्या वो उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है क्या? बिल्कुल कर देता है। उसका नाम ही सुसाइडल बैग है, उसका काम ही है कि सबको साफ कर देना, तो बिल्कुल कर देता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या क्या एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा हाँ, सही है। मैं सिर्फ लिपिड को देख के कंफ्यूज हो गई थी। वो लिपिड को सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, पर सेल्यूलोज का नहीं करता। देखो यहीं पे गलती होती है, मैं लिपिड पढ़ के कंफ्यूज हो गई थी। मैंने सोचा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिपिड का ही काम करता है, पर मैंने आगे सेल्यूलोज नहीं पढ़ा था। इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि जब इन मोहतरमा से गलती हो रही है, जो हमें पढ़ा रही है पिछले 8 दिन से, तो हम तो गलती कर ही देंगे, हम तो गलती कर ही देंगे। क्या सीख रहे हो तुम मुझसे? गलती करना, नाक कटवाओगे मेरी। तो हमने क्या सीखा कि भैया इंसान से गलती होती है, जैसे कि मैं इंसान हूं, ओके। चलो, तो ये ना बेवकूफियां हमसे हो जाती हैं, मतलब ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमको चीजें इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि हम दिमाग नहीं लगाते हैं, ऑप्शन देखा आंसर टिक कर दिया, पूरा नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर मुझसे अभी वही कंफ्यूजन हो गया था। आपको ये चीज समझनी है कि जो SCR होता है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, बट सेल्यूलोज को नहीं करता है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, गलती कैसे नहीं करनी है। मैं कितनी अच्छी हूं, है ना। चलो हाँ, ये जो सवाल है, आप ये मान के चलो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा ही जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। सवाल बहुत प्यारा है। सवाल क्या है कि अगर यूकैरियोटिक सेल से हम माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दें तो क्या होगा? लॉजिक लगाना। कभी सोचा है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी अच्छी बातें कर दी हैं, इतनी अच्छी बातें कर दी हैं कि एनर्जी देता है, ये करता है, वो करता है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया हटा दूं तो क्या होगा? सवाल पूछा जा सकता है, भाई साहब हटा दिया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि वो जो सेल है ना, वो बिल्कुल भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू। इससे क्या होगा? जब मेरे पास एनर्जी ही नहीं है भाई साहब, तो मैं काम कैसे करूंगी? यानी कि इससे सब कुछ रुक जाएगा, ना ग्रोथ होगी, ना मूवमेंट होगा, ना रिपेयर होगा, ना ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का, एंड इवेंचुअली वो सेल मर जाएगी। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है और मुझे कोई बोल दे कि बेटा तुम्हें अब कभी एनर्जी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, क्या मैं जी पाऊंगी? नहीं जी पाऊंगी। तुम जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। भैया छोले भटूरे खाने की चीजें चाहिए हमको, ऐसे नहीं होता। बिना खाने के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो
Which phenomena inhibits the formation of tumors in the human body? ठीक है, कैन प्लांट्स ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स? तो ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको ध्यान से मेरे साथ पढ़ना, ध्यान से मेरे साथ पढ़ना। एक फिनोमिना की बात करी जा रही है, एक कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स रहती हैं, जो नॉर्मल सेल्स रहती हैं वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं। कब डिवाइड करना बंद करती है? जब वो कांटेक्ट में आती है। किसके कांटेक्ट में आती है? जब वो आती है अपने पड़ोसी सेल के कांटेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ट्यूमर को रोकने की कोशिश करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया या फिर पिंगू ने डिसाइड कर लिया कि पिंगू आज बहुत ज्यादा पिंगू क्रिएट करेगा, मतलब डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो इतना ज्यादा डिवाइड हो गया कि स्पेस ही नहीं हो रही है बाकी सेल्स के लिए। फिर यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो पिंगू डिवाइड होता गया, होता गया, होता गया, लेकिन मैं इसको जगह ही नहीं दे रही हूँ, मैं जगह ही नहीं दे रही हूँ। मैं बोलूंगी देख बेटा ये मेरी जगह है, मैं दूसरी सेल हूँ, तू मेरी जगह मत आ। तो पिंगू मुझे ऐसा देखेगा, फिर बोलेगा ओ अब तो जगह ही नहीं है, अब मैं बढ़ूंगा कैसे? इससे वो चीज रुक जाएगी और वो सेल नेचुरली डिवाइड होना रोक देगी। बस ऐसे ये प्रोसेस काम करता है, ऐसे सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत प्यारा है कि क्या प्लांट्स में ट्यूमर्स हो सकते हैं? अगर इंसानों को गठाने हो रही हैं, इंसानों को ट्यूमर हो रहा है, तो क्या प्लांट्स को ट्यूमर हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है? अगर हमारे पास सेल है तो हमें ट्यूमर हो रहा है, प्लांट के पास सेल है उसको ट्यूमर हो सकता है? हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लांट्स को भी ट्यूमर हो सकता है और प्लांट के ट्यूमर यूजुअली कुछ इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। हाउएवर एनिमल ट्यूमर्स की तरह ये जनरली दूसरे पार्ट पे जाके स्प्रेड नहीं होते, कैंसरस नहीं होते हैं। ट्यूमर होता है, इनको भी होता है, इनके अंदर भी सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होती जाती है, लेकिन ये एनिमल सेल्स की तरह इतनी खतरनाक नहीं होती है। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन प्लीज खुद से सॉल्व करना, मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, इसका आंसर ये रहा पूरा। 15th का आंसर भी मैंने दिया है कि अगर क्या होता जब गैमीट्स होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, यानी कि माइटोसिस की बात करी जा रही है। ठीक है ना, तो एक बार ये वाला आंसर भी देख लेना और उसके बाद ये तो भाई साहब बहुत बड़ा है तो उसको आराम से पढ़ लेना। मैंने आपको 8 से 9 क्वेश्चन समझा दिए हैं, अब आपको बाकी के खुद से करने हैं। ठीक है, चलो कितना बज रहा है अभी? 5:30 हो रहा है। तुम लोग मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि अगले 45 मिनट्स तक कुछ भी बकवास, चैट, कमेंट कुछ नहीं करोगे? प्रॉमिस करोगे आज? क्योंकि आज हमको चैप्टर शुरू से अंत तक खत्म करना है। क्या तुम लोग तैयार हो? क्या तुम में एनर्जी है? ध्यान से सुनोगे, अपने नोट्स लेकर बैठोगे, जो भी पुराना पढ़ा है उसको वापस से आज रिवाइज करोगे। आर यू गाइज रेडी? मैं तुम लोग को मुंह पे इग्नोर मार रही हूँ, जो छुट्टी छुट्टी लिख रहे हो ना, तुमको मुंह पे इग्नोर मार रही हूं मैं। आज मैंने परेशान नहीं करना, ठीक है? क्या तुम लोग रेडी हो? बीच में ना किसी का नो भी आया, बड़े नालायक हो। चलो ठीक है, पानी शानी पी लो, ठीक है? ग्लो व्लो ले आओ अपने चेहरे पे, मैं भी पानी पी लेती हूँ, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। ओके, अरे बस करो, तुम्हारी बकवास बातें नहीं देख रही मैं ज्यादा। पानी शानी पीना है, पानी पियोगे? तुमको पता है मैं ना तुम्हारे जूनियर्स को भी पढ़ाती हूँ। इनफैक्ट मैंने 11-12 सबको पढ़ाया है।
पर इस बैच ने जितना मुझे तंग किया है, इस बैच ने जितना मुझे तंग किया है, उतना तंग मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। क्या मैंने तुमको सर पे चढ़ा लिया है? मेरी मम्मी एक बात बोलती है, कितने नालायक बच्चे पैदा किए हैं, सर पे चढ़े रहते हैं। हमारी मैडम भी यही बोलती थी कि ये बैच मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट बैच है। मतलब पता नहीं कैसे मैं जिस क्लास में जाती थी वो क्लास कैसे वर्स्ट हो जाती थी। तो अब मैं भी टीचर बन गई हूँ, तो मैं भी बदला लूंगी कि भैया इस क्लास के बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। मैंने इतने ज्यादा तंग करने वाले बच्चे आज तक कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। तुम लोग तो अभी कैमरे के पीछे इतना तंग कर रहे हो, भाई तुम सामने होते तो मैं तो क्लास छोड़ के भाग जाती। क्या डाउट है पूछो। तुम लोग ये क्यों लिखते हो मैम डाउट है? अरे डाउट सीधे क्वेश्चन पूछो ना। अब तुम लिखोगे मैम डाउट है, इतने में तुम्हारा मैसेज ऊपर चला जाता है। अब मैं ढूंढूंगी भैया किसने किया था। मेरी बिंदी कहाँ है? मेरी बिंदी गिर गई आज बात करते करते। चलो शुरू करते हैं। 5:30 हो चुका है। तुम लोग के मैंने डाउट्स देख लिए हैं, ठीक है, मैंने सारे मैसेज देख लिए हैं। चलो पर शुरू करते हैं, सारे इसमें कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। अब मैं एक फ्लो में शुरू करूंगी पढ़ाना। हम एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे। 5:30 से हमारा शुरू होगा एंड कंटिन्यूअस वो चलता जाएगा। जो भी हमने पिछले 7 क्लासेस में पढ़ा है आज हम उसको बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अपने चैट्स ऑफ करके सामने देखते जाना। बाकी कुछ भी डाउट रहेगा, आज हमारी आखिरी क्लास है, तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई। मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती कि मैं आज ही कर दूंगी, परसों कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बट आई अश्योर यू कि मैं 100% कभी ना कभी तो रिप्लाई करती ही हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि हमारे चैप्टर का नाम ही है सेल। तो पहला सवाल ये खड़ा होना चाहिए कि सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते क्यों हैं? सेल इतनी जरूरी होती क्यों है? सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई कॉकरोच हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई जानवर हो, कुत्ता हो, हाथी हो, कुछ भी हो, वो हर चीज सेल्स की बनी हुई है। ये चीज तो हम जानते हैं। और जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस हैं वो सारी सेल्स के अंदर होती हैं, ओके। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, मैं तुमको उसकी लिस्ट दे देती हूं ताकि तुम वो अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले तुम लोगों को एनिमल सेल बनानी आनी चाहिए। दूसरी चीज तुम लोगों को प्लांट सेल बनानी आनी चाहिए। तीसरी चीज तुम लोगों को न्यूक्लियस का जो मैंने डायग्राम बनवाया था वो बनाना आना चाहिए। चौथी चीज तुम लोगों को गोल्जी एपरेटस पता होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता रही हूँ, ओके। इसके बाद तुम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। बाकी तुम भले ही देख के एक बार कुछ भी दिमाग में डाल लो, पर इनको बहुत प्रैक्टिस करना, इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। दीज आर दी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। उसके अलावा आप चाहो टाइम मिले उनको भी प्रैक्टिस कर लो, जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये तुमको पता होने चाहिए। ये चारों पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एनिमल सेल, अगर मैं तुमको एनिमल सेल को रिवाइज करवाऊं तो जहां तक मुझे पता है हमने ये पढ़ा था कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होती। तो भैया हमको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और कुछ इस तरीके से क्रोमेटिन पड़े रहते हैं। एंड न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है?
कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ वाले के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं, स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। ओके, एंड देन आता है वैक्यूल। वैक्यूल एनिमल सेल में या तो होता है, नहीं या तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, या तो बिल्कुल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा रहता है, पर हमने यहाँ पर फिर भी छोटा सा बना दिया। इसके बाद लाइसोसोम जो क्या करता है, सारी गलत चीजों को, गंदगी को डाइजेस्ट कर लेता है। एंड यहाँ पर गोल्गी एपेरेटस क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को पैक करता है। और ये है पूरा एरिया जो खाली दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सारे ऑर्गेनल्स को कैरी करते हुए चलता है। एंड देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये डायग्राम तो आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बात करी जाती है प्लांट सेल की। प्लांट सेल बोलता है कि देखो भैया, मैं पौधे का पार्ट हूं तो मेरे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है विच इज सेल वॉल। विच इज व्हाट, सेल वॉल, ठीक है ना। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल एक्स्ट्रा होगी, इसके पास न्यूक्लियस भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। लेकिन इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट भी एक्स्ट्रा आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड की बात करी जा रही है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। एंड देन वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, मिनरल है, खाना है, पानी है, सब कुछ ये स्टोर करता है। तो ये 3-4 चीजें इसमें एक्स्ट्रा होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसमें होती है, कौन सी चीज किसमें नहीं होती है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अगला सवाल ये है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं उनको थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी वालों का बेस उतना क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में टॉपिक्स काफी अलग थे। तो ओल्ड एनसीईआरटी वालों, जो 8th क्लास में तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी थी, तुम लोग आज के रिवीजन में घुस के ध्यान देना, ठीक है ना। न्यू एनसीईआरटी वालों के कॉन्सेप्ट फिर भी काफी क्लियर है, और जो सुपर 30 से पढ़े हैं उनको तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया ही था, ठीक है। चलिए, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनी मतलब 1, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होती है। ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। ओके, एग्जांपल, बैक्टीरिया में एक सेल होता है, ईस्ट में एक सेल होता है। फिर आता है मल्टी सेल्युलर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से बनता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स जो कि साथ में काम करते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, ये सब किसके बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं। अब आपके साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें थर्मोफाइल हाईलाइट किया हुआ है, शायद रेड कलर से हाईलाइट किया है, तो अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि थर्मोफाइल होता क्या है, थर्मो का मतलब होता है हीट, फाइल का मतलब होता है प्यार करना, जो हीट को प्यार करे, यानी कि हीट लविंग बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। और हॉट स्प्रिंग्स में साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी। क्यों करी थी, मैंने तुम्हें समझाई थी, पूरी कहानी समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि हॉट स्प्रिंग्स में हमको ऐसी कंडीशंस मिल सकती हैं जो कि सिमिलर हो सकती है अर्ली अर्थ से। पहले अर्थ काफी गर्म हुआ करती थी, जहां पे हो सकता है लाइफ ओरिजिनेट हुई हो, ठीक है। अब समझो, मुझे नहीं पता कि आपको लगता है कि नहीं कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, पर मैं इतना जानती हूं कि ये आपका बेस है। तो जिसको भी कंफ्यूजन है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में, वो प्लीज एक बार इस टेबल को अच्छे से देख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो,
ठीक है ना, ये टेबल मैंने प्रोवाइड करी है। बिलीव मी, आज के वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता है, ये एक सेल का बनता है, ये बहुत सारे सेल्स का बनता है, यहाँ पर सिंगल सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, यहाँ पर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये यूजुअली स्मॉल साइज में होती है, ये लार्ज साइज में होती है। ये बैक्टीरिया, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ पर ह्यूमन और प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, हम समझ गए कि भैया सेल्स बन गए। अब आगे क्या? तो अगला सवाल ये है कि मैम सेल्स बनने के बाद होता क्या है? कुछ नहीं है, जिंदगी वहां नहीं रुक जाती है। सेल्स बनने के बाद टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी कि सेल ने क्या किया? टिश्यू बनाए, टिश्यू ने क्या किया? ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने क्या किया? ऑर्गन सिस्टम्स बनाए, ऑर्गन सिस्टम्स ने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को बनाया, ठीक है। चलो, अब हमने जब फर्स्ट क्लास में देखा था, तो वहां पे एक वर्ड निकल कर आया था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या निकल के आया था? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या होता है? ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, कम से कम डिस्टेंस होती है। ये वो डिस्टेंस होती है जहां पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट करके देख सकते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन आइज की बात करें, तुम्हारी आंखों की बात करूं, मैं अपनी आंखों की बात करूं, तो हम तब तक ही देख पाएंगे जब तक वो 0.1 mm अपार्ट है। अगर इससे कम हुआ उसके बाद हम बिल्कुल कभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस इज लेस देन दिस, दोनों जो पॉइंट्स हैं हमको एक दिखने लगते हैं। यानी कि ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या निकल कर आता है? 0.1 mm। उससे अगर कम हुआ तो हम किसी भी दो चीज को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो हमको एक ही दिखने लगेगी, ठीक है। चलिए, अगला है कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी क्यों? तुम्हें याद है पहली क्लास में मैं अपना माइक्रोस्कोप शो ऑफ कर रही थी, बता रही थी कि भैया मेरे पास देखो माइक्रोस्कोप है, मैं बहुत अमीर हूं, तुम गरीब हो। लेकिन आज तो मेरे पास वो भी नहीं है, तो आज मैं भी गरीब हूं, कोई बात नहीं। माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेल्स बहुत छोटी थी, हम सेल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है और उनको लार्ज दिखाता है। यानी कि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑब्जर्व करता है बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बाय मैग्नीफाइंग देम। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। फिर दूसरा होता है आईपीस लेंस, वो लेंस जिससे हम देखते हैं। तुम्हारा भविष्य मुझे नजर आ रहा था फर्स्ट क्लास, अगर तुमको याद हो, ठीक है। एंड तीसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये कर्व्ड लेंस रहता है जो मैग्नीफाई करके आपको चीजों को दिखाता है, जो मैग्निफिकेशन के काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंसान निकल कर आया था जिसको मैंने कहा था कि ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बाल मुझसे अच्छे हैं, मैं जलती हूँ इसके जुल्फों से। याद आया कुछ? मैंने कहा था कि भैया इसने तुम्हारा 2 चैप्टर बढ़ाए हैं। पहले तो उसने सेल की डिस्कवरी करी, उसके बाद सेल को मिला के टिश्यू बना दिया। यानी कि शुरू के 2 चैप्टर इस आदमी ने बढ़ाए हैं तुम्हारे। तो ये आदमी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये पहला इंसान था, पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। यहां पर साल बहुत जरूरी हो जाता है, 1665। अब इसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इसने एग्जामिन्ड किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और उसने क्या देखा? उसने उसमें स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे जो कि एक रूम की तरह दिख रहे थे, जिनको सेल कहा जाता है, इसीलिए उसने उनको नाम दे दिया सेल्स। ये भी हमने डिस्कस किया था, कुछ नया तो नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहां पे इसको नोट डाउन करना जरूरी नहीं है, और जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए लिख देती हूं नॉट सो इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से सवाल बनना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से ऑलरेडी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए रिवाइज करवा रही हूँ, तो वापस से पढ़ा देती हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेरे पास था। क्या करता है? ये ऑब्जर्व करता है बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बाय मैग्नीफाइंग देम। यहाँ पर विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखो और फंक्शंस देखो। आईपीस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये वो लेंस होता है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बताता है। स्टेज क्या होता है? स्टेज प्लेटफॉर्म रहता है जहां पर आप अपनी स्लाइड को रखते हो। मिरर क्या होता है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और स्पेसिमेन पे। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जो नॉब क्या करती है? एडजस्टमेंट के काम आती है, ये रफ फोकसिंग में काम आती है। फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये प्रिसीजन फोकसिंग के काम आती है, जहां पर आप अच्छे से एकदम पर्टिकुलर नंबर पे ही उसको मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो, तो वहां पर प्रिसीजन काम आता है। एंड बॉडी ट्यूब क्या होता है? ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करता है। मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम वन शॉट कर रहे हैं तो मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बोला उसको एक बार इससे कंपेयर कर लेना। ये वही माइक्रोस्कोप है जो दिन मेरे हाथों में था, ठीक है। चलो फिर हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है जूम करना, किसी चीज को जूम कर देना। फाइन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज का एनलार्जमेंट, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा कर देना, एनलार्ज कर देना इज मैग्निफिकेशन। और इसका फॉर्मूला भी मैंने तुमको बताया था, हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि अगर मुझे टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है और किसी ने मुझे बोला कि देखो भैया आईपीस की वैल्यू 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू भी 10x है, तो मैंने 10 इंटू 10 कर दिया, तो कितना निकल कर आ गया? 100x निकल कर आ गया। फाइन। नाउ एस्टिमेशन ऑफ सेल साइज, ये फॉर्मूला याद है? हमने सेल साइज को एस्टिमेट किया था कि सेल का साइज क्या निकल सकता है, राइट? तो एक मिनट रुको। एक बात बताओ, सेल साइज को अगर मुझे, सवाल है तुम्हारा ध्यान सुनना, सेल साइज को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं किस में मेजर करूंगी? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? कितना मीटर? कितना मीटर? कितना मीटर बताओ? सवाल समझे, सवाल समझे। सेल के साइज को अगर मुझे मेजर करना है तो कितना मीटर होगा? वो किस मीटर की बात करी जा रही है? विल इट बी नैनोमीटर, विल इट बी माइक्रोमीटर, विल इट बी मिलीमीटर? कौन सा मीटर होगा? वेरी गुड, चलो ठीक है, तुम लोग ना रिवाइज कर आए हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलो, तो मैंने तुम्हें उस दिन भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रही हूं कि सेल का साइज निकालते हैं हम हमेशा माइक्रोमीटर में, जहां पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। सेल साइज का फॉर्मूला होता है डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड। विजिबल फील्ड, जो फील्ड हमको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, हमारे माइक्रोस्कोप से, एंड नंबर ऑफ सेल्स जो हमने उस दिन कैलकुलेट करे थे, काउंट करे थे अलोंग डायमीटर। तो अगर किसी ने मुझे बोला है कि डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 500 माइक्रोमीटर है और नंबर ऑफ सेल्स 25 दिए हैं, तो मैं सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी और सेल का साइज, भाई क्या हो गया, सेल का साइज निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी 200 माइक्रोमीटर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट का कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, मैथ्स में भी काम आता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ये चीज आप याद रखना। फाइन, चलो लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि कितना मैं उस अपने जो सर्कल बनता है ना माइक्रोस्कोप में, आपको हर चीज गोल दिखाई देती है, बस वो जो गोल चीज आपको दिखाई दे रही है, जितना आपको व्यू दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या ये लाइट माइक्रोस्कोप जितना होता है? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करता है ताकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नीफाइड, ज्यादा प्रिसाइज इमेजेस को हमको दिखा पाए।
लाइट माइक्रोस्कोप थोड़ा कमजोर हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स की फाइन डिटेल देता है जिसको आप इजीली कभी भी लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन स्टडी स्ट्रक्चर्स एट द नैनोमीटर स्केल। ये नैनोमीटर स्केल तक देख सकता है, इतना ज्यादा मैग्नीफाई करता है। फाइन, चलिए अब माइक्रोस्कोप में ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। कैसे कैसे इंप्रूवमेंट है? पहला है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है? किसी भी चीज को क्लियरली देखना, किसी भी डिटेल को क्लियरली देखना। दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस कर पाना, उनकी ब्राइटनेस में डिफरेंस कर पाना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन ब्राइटनेस। मेरी ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस, पिंगू की ब्राइटनेस, तो हम दोनों की ब्राइटनेस में जो आप डिफरेंस कर पाओगे उसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। एंड इसके बाद बात करी जाती है मैग्निफिकेशन की, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर पाना, बड़ा कर पाना। ये तीन चीजें माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोअर मैग्निफिकेशन होता है, ये हायर मैग्निफिकेशन होता है। ये लेस डिटेल्ड इमेज होती है, यहां पर ज्यादा डिटेल्ड इमेज होती है। ये स्कूल लैबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, मैं इस्तेमाल करती हूँ इसका, मेरे घर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये एडवांस्ड रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो अब यहां से मेन गेम शुरू होता है सेल्स का। हमारा पहला सवाल तो ये है, आपने हमको इतनी बार बोल दिया, आप हमको पिछले 7 क्लास से एक ही बात बोल रही हो, सेल में सेल वॉल होती है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, पर सेल जीवन में बाउंड्री सेट करके चलो। हर किसी को मौका मत दो कि तुमसे आगे बिल्कुल एकदम बात ही करना शुरू कर दे, है ना। अपनी बाउंड्री सेट करो, अपना बेयर मिनिमम सेट करके रखो। तो सेल भी तो वही चाह रही है, तुम्हारी बॉडी का पार्ट है ना, हर किसी के हाथ होना आ जाएगी। तो सेल वॉल क्यों जरूरी है, या फिर सेल की बाउंड्री क्यों जरूरी है? सेल को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने रहते हैं। अब कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको बाकी सेल से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, सब्सटेंस को एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं, मैं इस बाउंड्री के अंदर हूं। अगर मैं अपनी बाउंड्री सेट नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बाउंड्री के उस तरफ जो है वो कोई दूसरा इंसान है, वो कोई दूसरा काम कर रहा है। कल को अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको अपना सामान दे सकती हूँ, वो मुझे अपना सामान दे सकता है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। जब बाउंड्री सेट होगी तो मैं यहाँ पर चुपचाप अपना काम कर पाऊंगी, वहां पर वो चुपचाप अपना काम कर पाएगा, और फिर जैसे ही हमको एक दूसरे की नीड होगी हम सामान एक्सचेंज कर पाएंगे। और अगर बाउंड्री नहीं हुई फिर क्या होगा? मैंने यहाँ पर अपना पूरा सामान फैला लिया, उसने भी अपना पूरा सामान फैला लिया, पूरा सामान मिक्स हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए बाउंड्री का सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है सेल के लिए भी। अगर सेल को अपना काम करना है तो वो एक बाउंड्री के अंदर ही कर पाएगी, वरना सब कुछ फैल जाएगा, सब कुछ लपेटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री की बात करी जाए तो वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो ये थिन बाउंड्री होती है जो कि एक सेल को सराउंड करके रखती है और उसके अंदर के सामान को बचा के रखती है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत लोगों को लगता है सेल मेम्ब्रेन अलग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है, तो ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। ठीक है, चलिए, क्या ये क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? ये अंदर के सेल के जो भी कंटेंट रहता है उसको बचा के रखता है, ये इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता है, यानी कि सेल को उसकी अलग से आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि भैया ये सेल अलग है, वो वाली सेल अलग है। इसके अलावा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कोई सब्सटेंस अंदर आ सकता है या फिर वो सब्सटेंस बाहर जा सकता है, उसको रेगुलेट करता है और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, यानी कि सेल की कंडीशन को अगर कोई स्टेबल करके रखा है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर तुम लोगों का एक जगह बहुत ज्यादा डाउट था, तुम लोगों ने पूरा डीएम भर दिया था मेरा कि मैम ये जो वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमको समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस? मेम्ब्रेन समझ गए? मेम्ब्रेन एक परत होती है, ठीक है ना, एक परत होती है। अगर मैं किसी मेम्ब्रेन के आगे बार बार तुमसे ये बोल रही हूँ कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से जाने देगी, बाकी को ब्लॉक कर देती है। क्या बोला मैंने? सिलेक्ट करती है कि भाई मैं तेरे को चुनती हूं। पोकेमोन देखा है? पोकेमोन, मैं चुनता हूं ये, मैं चुनता हूं वो, देखा है? बस उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अपने अंदर बुलाती है, बाकी सबको ब्लॉक कर देती है। सिलेक्टिवली परमिएबल आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कि मैम आपने 100 बार एक बात बोली कि सेल मेम्ब्रेन ना मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करता है, मतलब क्या क्या बोलना चाह रही हो? बहुत सिंपल सी बात है, लिविंग सेल्स कंटिन्यूसली एक्सचेंज करती हैं अपना मटेरियल, ठीक है ना, कंटिन्यूसली अपना मटेरियल एक्सचेंज करती हैं अपने सराउंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन क्या करती है, हमने सांस ली तो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर आई, उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो वो हमारे सेल से बाहर निकल गई। ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, वाटर अंदर आया और उसने क्या किया? अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया। और न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं? हमारे सेल्स के अंदर आते हैं। इसी को हम कहते हैं मटेरियल का एक्सचेंज करना। हमारी सेल बहुत सारे मटेरियल का एक्सचेंज कर रही होती है, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हीरो कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। ऑक्सीजन हो तुम अंदर आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड हो बाहर चली जाओ, पानी हो अंदर आ जाओ, पानी हो बाहर चले जाओ, न्यूट्रिएंट हो अंदर आ जाओ। अगर तुम अच्छे हो तुम अंदर आ जाओ, अगर तुम बुरे हो तो बाहर चले जाओ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ना एक पोटैटो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने देखा था, जिसमें क्या हुआ था, हमने 2 पोटैटो के पीसेस को डिफरेंट सॉल्यूशंस में डाला था, ठीक है ना। बीकर ए में हमने प्लेन वाटर लिया था, उसका रिजल्ट ये था कि पोटैटो फूल गया था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना, कहाँ फूलते हैं, कहाँ फूलते हैं? हम तो गुस्से में फूल जाते हैं, हमारा तो गुस्से में मुंह बन जाता है, वो फूलना अलग होता है, वो तो मैं तुमसे फूली हुई हूं। लेकिन अगर हाइपोटोनिक की बात करी जाए तो वहां पर आलू फूल गया। अब बीकर बी में हमने 20% सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, यहां पर पोटैटो श्रिंक कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश करी गई है कि प्लेन वाटर में आलू फूला क्योंकि आलू के अंदर पानी आ गया और सेल उसकी बड़ी हो गई। लेकिन अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे पोटैटो बेचारा सूख गया, श्रिंक हो गया, वाटर ने सेल को छोड़ दिया और सेल क्या हो गई? और छोटी हो गई। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, आप जरा अपना आंखें खोल के सामने देखना। मैम डिफ्यूजन क्या होता है? हमको नहीं समझ में आता डिफ्यूजन क्या होता है, पढ़ा के चली जाती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट। क्या बोला मैंने? ध्यान से, बायोलॉजी में हल्की सी केमिस्ट्री आ गई है, ठीक है ना। तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन क्या, कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल? हाउ? तो आप बोलोगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं कि बहुत भीड़ वाली जगह है, वहां से सबको धक्का मुक्का देके एकदम खाली जगह जाके बैठ रहे हैं कि भैया उतनी भीड़ में तो हम नहीं बैठ पाएंगे।
यानी कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे हुआ? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? नेचुरली क्राउडेड एरिया से लेस क्राउडेड एरिया में जाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी डाई को पानी में डालूं तो वो क्या करेगा? धीरे 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 हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अगर मैं इस कमरे में परफ्यूम छिड़कूं तो क्या होगा? पूरा पूरा जो कमरा है उसमें ये हवा फैल जाएगी। ठीक है, अब आता है ऑस्मोसिस। भैया ऑस्मोसिस तो ना जान ले ली ऑस्मोसिस ने तुम लोगों की। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वाटर का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन समझ में आ गया? डिफ्यूजन समझ में आ गया तो बस इतना समझ जाओ, ऑस्मोसिस वाटर का डिफ्यूजन होता है। लेकिन ऑस्मोसिस थोड़ा स्मार्ट है। वो बोलता है कि देखो भैया मेरी बाउंड्री सेट है, मैं हर किसी को ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, मैं हर किसी का मूवमेंट नहीं करवाऊंगा, तो भैया फिर क्या? तो बोलता है इसका मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि ऑस्मोसिस पहली बात तो सिर्फ पानी के साथ होता है। ओ फॉर ऑस्मोसिस, ओ फॉर ओनली वाटर, सिर्फ पानी के साथ होता है, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के इस्तेमाल के साथ ही होता है। ठीक है, अब आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी एक वर्ड है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी दो रीजन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर हम दो लोग खड़े हुए हैं, हम दोनों खड़े, बहुत भीड़ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर, और यहां पर सिर्फ पिंगू है, यहां पर सिर्फ एक है। यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन अ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। भाई बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह है, ढीठ है, छुट्टी सुर है, ठीक है ना, चटपटे बच्चों जैसा है। क्या करता है कि भाई ना तेरा ना मेरा, बिल्कुल सिंपल खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, संतुष्टि वाली जिंदगी जी रहे हैं, काहे को फूलना है, काहे को सिकुड़ना है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यहां पे कंडीशन ये रहती है कि जितना सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। यानी कि मैं जैसी हूं वैसी की वैसी ही रहूंगी, मुझ में कोई चेंज नहीं आएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहां पर पानी का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, सेल का साइज चेंज नहीं होगा। वहीं पर मैं अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करती हूं तो वहां पर हिप्पो बन जाते हैं। कितनी बार मैं हिप्पोपोटेमस बनी हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो अब बात करी जाए इसकी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का कंडीशन क्या रहता है कि जो बाहर का सॉल्यूशन रहता है, आउटसाइड सॉल्यूशन रहता है, इसका लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन रहता है। यानी कि बाहर पानी ज्यादा रहेगा। अगर बाहर पानी ज्यादा है और मुझ में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है और तुम में पानी कम है, और तुमको मैं पानी के अंदर फेंक दूं तो क्या होगा, पानी तुम्हारे अंदर आने लगेगा और तुम हिप्पो बनते जाओगे, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाओगे। वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगी और सेल फूल जाएगी। एंड इसी का जस्ट उल्टा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहां पर आउटसाइड सॉल्यूशन का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर किसी का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी कि वहां पर पानी कम है, सॉल्यूट और वाटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते, तो कंफ्यूज नहीं होना। जहां पर पानी ज्यादा है वहां सॉल्यूट कम है, जहां सॉल्यूट ज्यादा है वहां पानी कम है, तो यहां पर पानी क्या हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा। तो अगर तुम मुझे किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो मेरे जो अंदर का पानी है या फिर तुम्हारे जो अंदर का पानी है वो बाहर चला जाएगा, हम सिकुड़ते जाएंगे और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे। यानी कि यहां पर क्या हुआ, वाटर ने सेल को छोड़ दिया और सेल श्रिंक हो गई। ठीक है, क्या हम ये टेबल देख लेंगे? टेबल पूरी बना के दी है, भगवान के लिए टेबल देख लेना। स्पून फीडिंग करा के मैं हर एक चीज अभी नहीं लिखवा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल
सेल मेम्ब्रेन ना बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसका थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर होता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन बनता किसका है? अब तक तो रट जाना चाहिए, अब तक तो याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन बनता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन को बताने के लिए, दर्शाने के लिए एक मॉडल बनाया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस डायग्राम को देख लेना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं एक बार बना देती हूँ जल्दी से। ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये लिपिड्स हैं, ठीक है। इनका सर बाहर रहता है एंड दो पूंछ, दो पूंछ, दो पूंछ, दो पूंछ, दो पूंछ, दो पूंछ, दो 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 दो। पागल नहीं हुई मैं, पागल नहीं हूं मैं। कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना। इसका एक बार देख लेना, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, अरे लेबलिंग देख लेना, ठीक है ना। अब समझो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो रहता है वो एक्सप्लेन करता है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड होता है वो बाई लेयर होता है, क्योंकि 2 लेयर बनती है लिपिड की, एक ये एक दो, एक ये एक ये, ठीक है ना। तो लिपिड बाई लेयर होता है, 2 लेयर का होता है, 2 लेयर होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की। एंड प्रोटीन्स को बीच में एम्बेड कर दिया जाता है, लगाया जाता है। प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। चीज आपको याद रखनी है, गेट कीपर की तरह परफॉर्म करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया था, फ्लूइड का मतलब ये होता है कि लिपिड और प्रोटीन्स जो रहते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गोल गोल घूम सकते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? फ्लूइड कह दिया। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न होता है, यानी कि एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बन जाता है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था, ठीक है। चलो, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो प्रोटीन्स है इनका क्या रोल है? प्रोटीन्स का क्या रोल है? तो आप बोलोगे प्रोटीन्स गेट कीपर्स की तरह रहते हैं, ये सब्सटेंसेस की हेल्प करते हैं मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक गेट बन जाता है। वो गेट कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो सारे सब्सटेंस इस गेट का इस्तेमाल करके मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस ये रहा। डिफ्यूजन कहता है पार्टिकल्स का मूवमेंट करा लो, ये कहता है मैं सिर्फ पानी का मूवमेंट कराऊंगा। डिफ्यूजन कहता है मुझे मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, बट ये कहता है कि मुझे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। डिफ्यूजन ये कहता है कि हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, ये भी यही कहता है कि हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, लेकिन वाटर मूव करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है डाई या फिर परफ्यूम, इसका एग्जाम्पल है वाटर का मूवमेंट जो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसका डिफरेंस भी देख लेना। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी जाता है, यहां पर सेल से बाहर पानी जाता है, ठीक है। चलो, अब एक यहाँ पे सवाल आया था कि मैम एक बात बताओ कि प्लांट सेल्स को सेल वॉल की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बिना सेल वॉल के क्या वो रह नहीं सकते हैं? नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स क्योंकि मूव नहीं कर सकते, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल मैं यहाँ चली जाऊं, परसों मैं वहां चली जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ता है? उनको हवा से लड़ना पड़ता है, उनको बारिश से लड़ना पड़ता है, उनको एनवायरमेंट में जितना स्ट्रेस होता है उनसे लड़ना पड़ता है। इसीलिए प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और सेल वॉल क्या रहती है? रिजिड रहती है, काफी रिजिड रहती है, काफी सख्त रहती है, और आउटर कवरिंग रहती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। चलिए, अभी टाइम है, ठीक है ना, बस 15-20 मिनट और, आई होप टाइम पे खत्म हो जाए। अब सवाल क्या आएगा? सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो तुम बोलोगे पहला, ये सेल को बचाता है, ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड शेप देता है,
सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को अपराइट रखता है, बर्स्टिंग, फूटता नहीं है, कुछ गलत नहीं होता है, यानी कि जब भी पानी की एंट्री होती है तो ये प्लांट सेल को बचा लेता है और साथ ही साथ पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप ये सीधा का सीधा भी वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक और चीज, हमको सेल मेम्ब्रेन तो पता है कि मैम सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये सवाल तुम लोग के पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे किसी ने पूछा था कि मैम, और ये किसी एक ही बच्चे ने पूछा है मुझसे, किसी एक ही बच्चे ने पूछा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मैम आपने ये तो बता दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, बट सेल वॉल क्या होता है ये आपने नहीं बताया था। तो सेल वॉल होता है परमिएबल। क्या होता है? परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि इससे कोई भी सब्सटेंस फ्रीली पास कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तुमको आना है तुम आओ, मेरा काम बस एक ही है कि भैया मैं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दूंगा, तेरे को आना है तू आ, तेरे को नहीं आना है तो तू मत आ। ये सेल वॉल का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है कि अनियन पील और चीक सेल का कंपैरिजन करा है वहां पर। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि जो अनियन पील सेल होती है वो बॉक्स शेप की होती है। कैसी होती है? बॉक्स शेप की होती है, रेगुलर अरेंजमेंट रहते हैं और वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो प्लांट है, प्लांट में सेल वॉल रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं ह्यूमन चीक सेल की बात कर रही हूं तो ये इरेगुलर शेप का होता है और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट रहता है। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। अनियन पील प्लांट सेल होता है, चीक सेल एनिमल सेल होता है। क्या अनियन पील में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी? बिल्कुल रहेगी, यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। इसका रेगुलर शेप होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है। ये बॉक्स शेप का होता है, ये राउंडेड होता है और इरेगुलर होता है। ठीक है, चलो गला गया। ठीक है, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर अनियन पील को लिया है या फिर रोयो लीफ सेल्स को लिया है और इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट शुगर सोल्यूशन में डाला है। ठीक है ना, आपने कुछ प्लांट सेल लिए और क्या किया, उनको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डाल दिया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये प्लांट सेल है यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो रहेगा ना वो सेल को छोड़ के चला जाएगा ऑस्मोसिस के कारण, और जो अंदर का जो पार्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है वो नहीं बदलेगी, वो अनचेंज्ड रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने प्लांट सेल को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला, सेल वॉल को छोड़ के सारी चीजें श्रिंक हो गई जब पानी बाहर निकल गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि सेल वॉल रिजिड होती है, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। पानी बाहर गया पर सेल वॉल वैसी की वैसी ही रह गई। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में क्या हुआ, पानी लूज हुआ, ये भी श्रिंक कर गई, लेकिन यहां पर सेल वॉल नहीं थी, तो एनिमल सेल बेचारी क्या कर गई, पूरी ही कमजोर पड़ गई, पूरी ही श्रिंक कर गई। This is the difference between cell wall and cell membrane. Cell wall outer covering होती है, ये plants में present रहती है, ये rigid रहती है, एकदम straight रहती है, permeable रहती है, shape देती है, support देती है। वहीं पर अगर मैं cell membrane की बात करूं, ये inner living boundary होती है, ये सारी cells में present होती है, ये flexible होती है, selectively permeable होती है और ये substances के movement को control करती है। ठीक है, चलिए अब आपसे कोई भी बोले कि सेल के सबसे इंपॉर्टेंट 3 बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर होता है, आउटर लिविंग बाउंड्री होती है। ठीक है, फिर होता है साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर होता है। फिर होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसको क्या हो गया बेटा, क्या हो गया है, तुम मर क्यों रहे हो इतना? हाँ ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। ओके, तो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे नेम द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल एंड स्टेट देयर फंक्शन, तो आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। फंक्शन क्या क्या है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये साइट है सेल्यूलर एक्टिविटीज का और ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज को। यानी कि मैं किसी सेल को बना रही हूं तो ये क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया,
ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म जो भी खाली जगह है, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। और जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं, जो कुछ भी हो रहा है, राइबोसोम कहां पर है, लाइसोसोम कहां पर है, वैक्यूल कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। यानी कि साइटोप्लाज्म अपने अंदर सारे ऑर्गेनल्स लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो वैक्यूल हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, और पानी लेकर बैठा है और साथ ही साथ सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस लेकर बैठता है। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स वो हर चीज होती है, ऑर्गेनल्स वो हर चीज होती है, सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है। जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन्स है ना, हाथ मेरा ऑर्गन है, सर मेरा ऑर्गन है, दिल मेरा ऑर्गन है, लंग्स मेरे ऑर्गन है। ऐसी सेल के अंदर हम ऑर्गन ना बोल के ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं इस ऑफिस की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपर्स की बात कर रही हूँ, तो वहां पर कौन है? पीके भैया, दिगराज सर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? मिशन जीत में कौन हो गया? आपके शोभित भैया, दिगराज भैया, जो भी है आप समझ जाओ, एग्जाम्पल की बात करी जा रही है। ठीक है, अब सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं? ओल्ड एनसीईआरटी वाले जो 8th में थे वो बहुत ध्यान देना। सेल के टाइप्स दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराने, बहुत पुराने, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास वो ऑर्गेनल्स नहीं होते, जिनकी बाउंड्री होती है, जिनके मेम्ब्रेन्स होते हैं, और ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा एग्जांपल निकल कर आता है बैक्टीरिया। ठीक है, आप खुद कंपैरिजन करो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बनाने में जान निकल जाती है। इसको देखो, ऐसा लग रहा है कि डलिए में बर्तन रख दिए हैं या फिर किसी प्लेट में नूडल सजा के दे दिए हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस तक नहीं है, ये इसमें सामान बस ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गेनल नहीं होते, यहां पर होते हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये काफी छोटे होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं। इनका एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है, इनका एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करूं, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहां पर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूं, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, यहां पर स्मॉल वैक्यूल है और इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि बेस्ट एग्जांपल क्या निकल कर आया? प्लांट सेल और एनिमल सेल। मैं तुमको ये टेबल दे रही हूं, याद करना,
इसको जितनी बार देखोगे तुम्हें उतनी बार तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, ये है, ये भी याद करना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये वाली टेबल भी देख लेना। ठीक है, अब एक अगला डाउट था कि मैम साइटोस्केलेटन क्या होता है। अच्छा, एक और चीज, जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि मैं डाउट कवर कर रही हूँ, तो जिसके डाउट्स पूरे होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं, वो बच्चा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा लोड मत लेना कि अरे यार बोर हो रहा है, जाने दो। ठीक है ना, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए यू कैन गो। ठीक है, जिसके नहीं हुए थोड़ा वेट कर लो। अब आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक नेटवर्क होता है, बहुत सारे फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनका काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, यानी कि आपकी सेल को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये शेप को मेंटेन करते हैं। सेल का शेप इनकी वजह से मेंटेन रहता है, इन फाइबर्स की वजह से मेंटेन रहता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये उस चीज में हेल्प करते हैं, साइटोस्केलेटन। अब सेल के न्यूक्लियस की बात करी जाती है, सेल का जो सेल इंक्लूजन्स की बात करी जाती है। ये क्या करते हैं, सारे जो भी साइटोप्लाज्म में मटेरियल स्टोर होता है, सारे साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल स्टोर होता है उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। जैसे कि प्लांट्स के पास क्या होता है, स्टार्च होता है, कुछ प्लांट्स के पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, किसी के पास क्या होता है, सिलिका के क्रिस्टल्स होते हैं। यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें रहती हैं उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, अब ये आपके ना बुक में अलग से दिया हुआ है एक्स्ट्रा टॉपिक लेके, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन क्या होते हैं। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन का कोट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे हर चीज कवर करानी है इसलिए मैं कवर करा रही हूँ। ठीक है ना, इसके बाद इसकी बात करी जाए, इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। प्रायोन की बात करी जाए, इसके पास सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वायरस के पास दोनों है, जेनेटिक मटेरियल भी है और साथ ही साथ प्रोटीन की कोटिंग भी है, लेकिन इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास सिर्फ प्रोटीन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, चलो इसको भी आप देख लेना। नाउ सवाल ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हर ऑर्गन का अपना डिफरेंट रोल रहता है। यहां से निकलता है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, आपके पीके भैया हो गए, जो कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर है यानी कि मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल होता है जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको कहा जाता है कोडेड इंस्ट्रक्शंस का घर, जहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है और पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का सेल मेम्ब्रेन था, तो न्यूक्लियस का क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। यानी कि न्यूक्लियस को एक डबल लेयर कवरिंग से सराउंड किया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स होते हैं, इसमें छेद होते हैं और इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब ये छेद क्यों होते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफर करवाना है मटेरियल्स का, किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ये है मेरा सेल, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस, ये होगी कवरिंग और इस कवरिंग में छेद हो गए, ताकि क्या हो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आप क्या कर पाओ, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवा पाओ, एक्सचेंज करवा पाओ। फिर और अंदर जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम प्यार से न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक डेंस राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, यहां पर आपके राइबोसोमल सब यूनिट्स बनते हैं और ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स रहते हैं यही बाद में राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, ये चीज समझना। अब निकल कर आता है क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम क्या होते हैं, मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। एंड जब सेल डिवीजन होता है तभी ये हमको दिखाई देते हैं, उसके पहले ये क्रोमैटिन बन के रहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये रहता है कि आपकी जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रहती है वो माँ बाप से बच्चे के पास यही लेके जाते हैं। ठीक है, अब आता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। इसके पास सारी सेल एक्टिविटीज के कोडेड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। फिर निकल कर आता है जीन। जीन क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, यानी कि आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपका कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, ये सारी चीजें जीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड उसके बाद निकल कर आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम जब क्रोमैटिन जब डेंस होता है, कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बनता है। यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, जब सेल डिवाइड हो रही है तब तो क्रोमोसोम दिखाई देंगे, लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये थ्रेड लाइक नेटवर्क रहता है, पूरा ऐसा 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 रहता है। जब सेल डिवाइड करी जाती है तब आपका क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये भी आप लोग देख लेना, मेरा बोर्ड हिलना शुरू हो गया है। ठीक है, डीएनए और जीन में डिफरेंस देख लेना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेना। अब बात करी जाती है मैच्योर रेड ब्लड सेल्स की। क्या मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता। पर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, सवाल ये है क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस लगता है, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज्यादा आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। इसीलिए मैच्योर आरबीसीज क्या करती हैं, आपने अंदर से न्यूक्लियस को हटा देती है। ठीक है ना, और इनका लाइफ कितना होता है, सिर्फ 120 डेज रहता है। ठीक है, अब आते हैं राइबोसोम्स। मेरा गला जा रहा है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रहते हैं। मैंने 100 बार बताया था कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी रह सकते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी रहते हैं। ये चीज आपको मैंने बताई थी। फिर मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। ये एक हाईवे की तरह काम करता है, सेल का पूरा ट्रांसपोर्ट संभालता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड या फैट सिंथेसिस में काम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन सिंथेसिस में काम करता है और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पर इससे अटैच होते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन का सीक्रेशन करता है। लेकिन अगर मैं एससीआर की बात कर रही हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम नहीं है मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, लिपिड सिंथेसिस होता है, हार्मोन सिंथेसिस होता है और फैट का स्टोरेज होता है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देख लोगे। फिर आता है गोल्जी एपरेटस जो पूरे पैकेट को बना के लेके चलता है, यानी कि पैकेजिंग में काम करता है, मॉडिफिकेशन में काम करता है, स्टोरेज में काम करता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है, सीक्रेशन में काम करता है और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में काम करता है। फिर यहाँ पर गोल्जी एपरेटस का नाम पड़ा कैसे, तो वो पड़ा कैमिलो गोल्जी के ऊपर। इन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को ऑब्जर्व किया था 1898 में। उसके बाद आता है लाइसोसोम जो बोलता है कि मैं सारी चीजों की सफाई कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, यानी कि डस्टबिन की तरह या फिर क्लीनिंग टीम की तरह काम करता है कि जो भी गंदगी होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है, जितने भी डैमेज सेल्स रहते हैं, ऑर्गेनल्स रहते हैं, उनको रिमूव कर देता है और जितना भी गंदा मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, उसको ब्रेक डाउन करके खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया हमने कल ही पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो स्मूथ और पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो यहाँ पर फोल्डेड इनवर्ट ऐसे कुछ बनाए जाते हैं इस तरीके से। इनर वाली आपको ऐसे दिखाई देती है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। ओके, चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से बहुत जरूरी है। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एटीपी क्या कहलाता है, एटीपी यहां पर क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने जो भी एनर्जी क्रिएट करी वो क्या होती है, एटीपी मॉलिक्यूल में जाके बैठ जाती है, जिसको हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए जितनी भी एनर्जी है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से निकल कर आती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज आपका टूट जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी कि एनर्जी को रिलीज किया और कैसे स्टोर किया, कैसे स्टोर किया, एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया। फिर हमने प्लास्टिड के टाइप्स देखे थे। क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो खाना बनाने में हेल्प करता है। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एंड फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है ना। आपका मन हो इसको देखना, आपका मन हो आप इग्नोर भी कर सकते हो, पर मैं ये कहूंगी कि प्लीज आप इसको देख लेना एक बार। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं। इसके पास स्ट्रोमा होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये सेम है, ठीक है ना। डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया, राइबोसोम्स रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है यहां पर मैंने आपको बता दिया है, और यहीं से वो सवाल उठ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब कोई आपसे बोले कि जो फूल फल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनके अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे सारे प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है ना। सम प्लास्टिड्स के अंदर कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि कोई भी सब्जी, कोई भी फल, कोई भी फूल में कलर कहां से आ रहा है, तो वो आ रहा है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जिनके पास कलर्ड पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। यानी कि फूलों का रंग, फलों का रंग, सारे कलर कहां से आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट से आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट। इनका काम क्या होता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। पोटैटो के पास क्या होता है, स्टार्च होता है। कोलोकैशिया के पास क्या होता है, स्टार्च होता है। किसकी वजह से होता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है ना। डिफरेंस टेबल मैंने सबकी बना के दी है, सारे डिफरेंस टेबल प्लीज पढ़ते जाना। ओके, देन कम्स वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन वाला स्टोरेज सैक होता है जो कि सेल के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी पानी होता है, जितना भी खाना होता है, ये सब पेड़ वैक्यूल के अंदर स्टोर करता है। और वैक्यूल के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप ये वाटरी फ्लूइड रहता है जो कि वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, पानी हो गया, मिनरल हो गए, शुगर हो गए और वेस्ट मटेरियल हो गया। अब वैक्यूल का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये स्टोरेज करता है, किसका, वाटर का, मिनरल का, शुगर का, वेस्ट मटेरियल का। ये प्रेशर को मेंटेन करता है। प्लांट सेल के अंदर जो प्रेशर मेंटेन करता है वो कौन करता है, वैक्यूल करता है। ये सेल्स को एकदम सख्त रखता है, फर्म रखता है, ताकि वो क्या है, उनको सपोर्ट दे सके, उनको रिजिडिटी दे सके। बस ये सारे काम वैक्यूल के होते हैं।
फिर एक टर्म आया था विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, बट ये मुरझाते कैसे हैं पेड़ पौधे? जब प्लांट्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, यानी कि वैक्यूल अपना पानी लूज करने लगता है, फिर विल्टिंग होता है। ओके, आफ्टर दैट वैक्यूल क्या एनिमल सेल्स में होता है? हो सकता है, पर वो बहुत 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 छोटा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। एनिमल सेल में वैक्यूल का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल सेल्स कैसे ग्रो करती हैं, कैसे डिवाइड करती हैं। तो जहां पर तुम लोगों को सबसे ज्यादा डाउट आया था माइटोसिस में और मियोसिस में। ठीक है, चलो सबसे पहले ये समझो सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है जिसमें नई सेल्स फॉर्म करी जाती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिपेयर होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिप्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब दो तरीके के डिवीजन होते हैं, ध्यान से देखना। कल बहुत लोगों को डाउट था, ध्यान से देखना। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में जो सेल का डिवीजन होता है वो बॉडी सेल्स के अंदर होता है, बॉडी सेल्स के अंदर होता है। लेकिन मियोसिस में ये सेक्स सेल्स के अंदर होता है। सेक्स सेल्स का मतलब क्या हो गया? स्पर्म हो गया, ओवरी हो गई। ठीक है, अब देखो माइटोसिस का काम होता है कि वो ग्रोथ पे ध्यान देता है, रिपेयरमेंट पे ध्यान देता है, लेकिन मियोसिस का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब माँ बाप के जो क्रोमोसोम्स रह रहे होते हैं उनको जब डिसाइड करना होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हेल्प करता है। यहाँ पे डॉटर सेल, जो एक मम्मी की डॉटर सेल जनरेट होती हैं, जो दो डॉटर सेल निकल कर आती है वो आइडेंटिकल होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डॉटर सेल्स अलग अलग निकलती हैं। तुम इमेजिन करो ना, अगर मेरे अंदर पूरी मम्मी की चीजें आ गई तो मैं अपनी मम्मी जैसी बन के आ जाती। इसीलिए यहाँ पर जो डॉटर सेल्स रहती हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बच्चे को जन्म देना है। यहाँ पर सेल्स सेम नहीं रहती हैं। यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर क्रोमोसोम मेंटेन रहता है। अगर 46 क्रोमोसोम इसके अंदर है तो इसका जो बच्चा होगा, अगला सेल निकलेगा, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो बच्चा सिर्फ 23 लेगा तुमसे। तुमको इस पे ध्यान नहीं देना है, तुमको इस पे ध्यान देना है। क्या बेसिक डिफरेंस है? ये बॉडी सेल्स पे अंदर होता है, सेक्स सेल के अंदर होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, ये ग्रोथ और रिपेयरमेंट में काम आता है। यहाँ पर डॉटर सेल्स आइडेंटिकल रहती हैं, यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट रहती हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है और यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर वैसा का वैसा ही मेंटेन रहता है। तो अगर आपसे कोई बोले माइटोसिस क्या होता है, ये सबसे कॉमन टाइप सेल डिवीजन होता है जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल में, यानी कि मदर सेल को फाड़ा दो और दोनों आइडेंटिकल रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो वहां पर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? अगर हमको नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है तो ये वहां पर काम आता है, अगर हमको रिपेयरमेंट में काम करना है तो यहाँ पर काम आता है, मेंटेनेंस करना है सेल्स का तो वहां पर काम आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही काम आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर माइटोसिस ही काम करता है। अगर मैं बाइनरी फिजन की बात कर रही हूं तो यहाँ पर माइटोसिस ही काम करता है, क्योंकि वहां पर हमको सेम ही चाहिए। अमीबा को तुम कितना भी तोड़ोगे, अमीबा बाइनरी फिजन के बाद सेम ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं जन्म ले रही हूं, कल को मेरी बेटी होगी, कल को तुम्हारे बेटे होंगे, वो तुम्हारे जैसे A to Z नहीं दिखते हैं। थोड़ा मम्मी का लेकर आते हैं, थोड़ा पापा का लेकर आते हैं, ऐसे काम चलता है। ठीक है, तो हमारा जन्म मियोसिस की वजह से हुआ है, बाकी सारी चीजें माइटोसिस की वजह से होती हैं। ठीक है, चलो हाँ, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का मतलब क्या हो गया? डॉटर सेल के पास सेम डीएनए रहेगा, सेम क्रोमोसोम रहेगा, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। तो यहां पर आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आने चाहिए। माइटोसिस में दो डॉटर सेल निकल कर आती हैं, यहां पर
4 डॉटर सेल निकल कर आती हैं। ये आइडेंटिकल सेल होती हैं, ये डिफरेंट सेल होती हैं, ये ग्रोथ और रिपेयर के काम आती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, उसका 46 तो मेरा भी 46 होगा, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मेरी मम्मी का एक कोई भी सेल है, तुम्हारी मम्मी का कोई भी सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो वहां से मैं 23 ही लूंगी डिवाइड करके। पापा का 23, मम्मी का 23, तब जाके मैं 46 बनूंगी। इसलिए कहा जाता है कि एक सेल का नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस क्या होता है? जहां पर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स सेल्स के अंदर ये काम करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये काम करता है। जैसे कि एनिमल्स में स्पर्म और एग की बात करी जा रही है, प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स की बात करी जा रही है। पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, वेरिएशंस देता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिजम्स के बीच में डाइवर्सिटी देता है। अगर मैं सेम वही चीजें उठा लूं जो मेरी मम्मी की हैं, तो मैं अपने पापा की बेटी कैसे रहूंगी? मेरे पास तो पापा कोई फीचर ही नहीं आया ना। इसलिए इंसानों का थोड़ा अलग सिस्टम होता है और बाकी चीजों का अलग सिस्टम होता है। बच्चा अगर पैदा करना है तो 23 क्रोमोसोम पापा के लेगा, 23 मम्मी के लेगा, और ये मियोसिस से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, सिंपल है। एक मदर सेल है, उसको दो तरीके से तोड़ा तो डॉटर सेल बन गई। लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात कर रही हूं तो एक सेल है, इसको तोड़ा 2 में, ठीक है ना। अब ये तोड़ा, इसके बाद ये भी टूटती है ऐसे, इस तरीके से। यानी कि ये जो 4 डॉटर सेल निकल कर आती हैं, यही होती है मियोसिस की प्रोसेस। ठीक है। फिर आता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? ये तुम लोग बड़े होके पढ़ोगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान दो। सेल्स जिनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 वाली सेल्स की बात करी जा रही है। 23 क्रोमोसोम वाले जो सेल्स रहते हैं, जिनको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, यानी कि गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जब स्पर्म, जब एग, इसमें 23 है, हैप्लॉइड सेल हो गया, इसमें 23 है, हैप्लॉइड सेल हो गया। जब ये मिलके फ्यूज करेंगे, जब स्पर्म और ओवरी मिलके फ्यूज करेगा, तो आपके सारे क्रोमोसोम के नंबर रीस्टोर हो जाएंगे और आपका जन्म हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर एक डिवीजन होता है, यहाँ पर 2 डिवीजन होते हैं। यहाँ पर 2 सेल प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर 4 सेल प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है। ये ग्रोथ और रिपेयर के काम आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर अनचेंज रहते हैं, यहाँ पर हाफ हो जाते हैं, जिनको हम हैप्लॉइड बोल देते हैं, और ये बॉडी सेल्स के अंदर होता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है। ठीक है। अगला है सेल कल्चर। बस अब खत्म होने वाला है, हो गया अपना। मैम आज तो आपने बहुत लंबा खींच दिया, बट क्या करें, ठीक है ना। सेल कल्चर क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है सेल्स को ग्रो करने की आउटसाइड द बॉडी, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। इसको हम बोलते हैं सेल कल्चर। मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और बायोकेमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। माइटोसिस के टाइम पे अगर कोई भी एरर होता है तो उसे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कहते हैं, जिससे ट्यूमर भी हो सकता है और एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगर मियोसिस में कोई एरर होता है तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, यानी कि आपको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स अलग से दिख सकते हैं। ठीक है। आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकता है प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट निकल कर आते हैं, अरुण कुमार शर्मा, जिनको क्रोमोसोम्स एंड प्लांट टेक्सोनॉमी के लिए जाना जाता है। इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। एंड फिर आती है सेल थ्योरी, जो कि 3 लोगों ने दी थी। मैंने कल भी पढ़ाया था। मैथियास ने कहा था कि सारे प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हैं। थियोडोर ने कहा था एनिमल्स सारे सेल्स के बने हैं। रुडोल्फ ने कहा था कि सेल्स कहाँ से आई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल कर आई हैं। तो ये चीज आपको
याद रखना है, ठीक है। चलो, एक लास्ट टॉपिक है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? कैंसर सेल्स लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता जाएगा, जिससे कि आपको ट्यूमर हो सकता है। इसीलिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का होना जरूरी है। ट्यूमर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन कैंसरस जो कि फैलता नहीं है, और एक होता है कैंसरस जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर आता है टोटोपोटेंसी। टोटोपोटेंसी एक एबिलिटी होती है सिंगल प्लांट सेल की, ताकि वो एक कंप्लीट प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस में बन पाए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये चीज समझो कि एक सिंगल प्लांट सेल को अगर मैं कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर दूं सुटेबल कंडीशन के अंदर, तो उसको हम टोटोपोटेंसी बोलते हैं। बस इतना ही यहां पर हमको देखना है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर मैंने आपको बता दिया था, प्लांट को ग्रो करना, ठीक है ना, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ये मैंने आपको बता दिया था। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन। बेसिकली आपके बॉडी के अंदर अगर आपकी बॉडी को मेंटेन करना है तो यहाँ पर कुछ प्लांट सेल को रेगुलेट करके मार दिया जाता है, या फिर प्रोग्राम्ड किया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से शुरू होंगे। प्लीज इनको सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, बट ठीक है, तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा हो गई होगी। और ये लास्ट मोमेंट पे ये टॉपिक्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक दोस्त ने ही बनाया है, ठीक है। आर्यन, थैंक यू सो मच। आज आपका सेल चैप्टर एंड होता है। मुझे पता है आज की क्लास बहुत लंबी गई क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करवाना था, तो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। एंड मुझे अभी ये नहीं पता है कि हम कब मिलने वाले हैं। जब भी मिलेंगे टिश्यू के लिए मिलेंगे, बट सेल्स को अच्छे से कर लेना। बहुत अच्छे से हमने हर चीज़ कवर करी है। एंड आई विल से बाय। और जितनी एनर्जी से मैं आई थी उतनी ढीली होके मैं जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरी जान निकल चुकी है पूरी तरीके से। बट अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो कनेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो, जितना जल्दी हो सके आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर नहीं भी हो पाता है तो डोंट माइंड, है ना, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर एंड आई विल मिस यू गाइज। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे जानबूझ के परेशान नहीं करते हो, तुम लोग बहुत स्वीट हो, यू आर लाइक छोटा बच्चा टू मी। सो लव यू, ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, इसके साथ भी बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।